नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग सब ठीक होंगे। तो ट्रिक कोचिंग सेंटर की है आज एक नई वीडियो मैं जीके से लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पुर्तगालियों का भारत में आगमन के बारे में बताने जा रहा हूँ। द अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज़ इन इंडिया। सो सबसे पहले आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पुर्तगाल का आगमन कैसे हुआ। और जैसे कि क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज क्या वास्को डिगामा ने की, तो भारत की खोज वैसे वास्को डिगामा ने नहीं की थी। भारत कोई एक ऐसा नहीं था कि जिसकी खोज की जाए, या क्या कोई ऐसी विशेषता थी आपको लगता है। तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जीके में जैसे क्लास के कुछ लोग बताते कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की थी। भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो वास्को डिगामा ने की थी। तो वास्को डिगामा क्या था कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली व्यापारी था, जिसने कि 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। तो किस तरीके से वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री रास्ता चुना। तो हैरी द नेविगेटर जो था, जिसने कि क्या किया था कि जो कि वो भी एक समुद्री व्यापारी था, जो कि कई रास्ते समुद्री मार्ग ढूंढता था। तो भारत की खोज इस तरीके से हो गई कि सबसे पहले तो बताया जाता है कि जो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, वो क्या था कि वो जब भारत की खोज करने निकला था, तो वह भूल से अमेरिका चला गया। अमेरिका कैसे चला गया कि जो ये जो जहाज होते थे पहले विंड पे चलते थे, तो वो जब वो समुद्री तूफान में फंस जाता है, तो वो जब लास्ट में जहाँ पे जाके रुकता है, तो वो अमेरिका का एक हिस्सा होता है। तो उसको लगता है कि मैं शायद से अमेरिका पहुंच गया हूँ। पर वो मैं भारत पहुंच गया, पर वो जो पहुंचता है वो अमेरिका होता है। उसके 5 साल बाद ही जब क्या होता है कि फिर दोबारा जब ये लोग यूरोपीय देश होते हैं, जो कि क्या होता है कि अरब जो यूरोप में व्यापार कर रहे होते हैं मसाले का, जो कि भारत मसालों के लिए काफ़ी फेमस था। तो जो काली मिर्च का जो व्यापार मसाले का जो व्यापार था, वो अरब देश भारत से लेते थे और अपने देश से यूरोप में बेचा करते थे। तो यूरोप के जो व्यापारी थे वो अरब देशों से मसाले खरीदा करते थे, पर उनको कुछ आइडिया था कि ऐसा कोई जगह है जहाँ से ये अरबी मसाले लेते हैं और हमको कई ज़्यादा उस पे कई ज़्यादा मुनाफा कमाते। तो डायरेक्ट तो सोच रहे थे। तो वहाँ के जो पुर्तगाल के राजा थे, उन लोगों ने एक ऐसे लोगों को उनको को जो नेविगेटर थे उनको फाइनेंस किया कि तुम आप जाइए और इस तरीके से ढूंढिए कि किस तरीके से हमारे देश का राजस्व बढ़े। तो क्या होता है कि जो वास्को डिगामा होता है, वो जब लिस्बन से चलता है, तो वह भारत की खोज करते करते रास्ता ढूंढते ढूंढते केप ऑफ गुड होप पे पहुंच जाता है। केप ऑफ गुड होप क्या होता है कि केप टाउन के जो साउथ अफ्रीका के नीचे सबसे भाग है, वहाँ पे पहुंच जाता है। फिर वो कहता है कि क्या मैं भारत का रास्ता पहुंच गया हूँ। तो वहाँ पता चलता है वो गलत पहुंचता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो एक भारतीय गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीफ, जो कि उसको वहाँ मिलता है, वह बताता है कि हाँ, आपको क्या भारत की खोज कर रहे हो। तो भारत, मैं भी भारतीय हूँ, चलिए मैं आपको इसका रास्ता बताऊंगा। तो वो फिर क्या होता है कि वो वापस जाता है। और फिर क्या होता है कि 1498 में फिर वो वापस आता है केप ऑफ गुड होप, और अब्दुल मनीफ के साथ जाता है। और जिसमें कि क्या होता है कि वह वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर वास्को डिगामा का स्वागत करता है। तो वहाँ का तत्कालीन शासक कौन था? जैमोरिन था, तत्कालिक शासक, जो कि वहाँ का जैमोरिन था। तो क्या होता है कि जब अरबियों को पता चलता है कि जैमोरिन ने तो पुर्तगालियों का स्वागत किया है, तो फिर वहाँ के जो जो अरबी व्यापारी होते हैं अरबी देश के, वो लोग नाराज हो जाते हैं कि आपने किस तरीके से पुर्तगालियों का वो लोग विरोध करते हैं। पर क्या होता है कि भारत का तो आगमन हो चुका था यूरोप देश का। तो इसी को फिर देखते देखते कई यूरोप देश भी इसके साथ ही भारत आना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था कि पुर्तगालियों का भारत आगमन। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वास्को डिगामा ने करीब जब वह पहली बार भारत आता है, तो वह 1 लाख के हिसाब का कुछ मसाला खरीदता है, जिसको वह यूरोप में जाके 60 गुना मुनाफे पर बेचता है।
तो अतः उसने 60 गुना अधिक धन कमाया था। इसके बाद में धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत आना आरंभ कर दिया। भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली के जो बंदरगाह थे, मैं वहाँ पे सन 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना आना जाना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या था कि सन 1500 ईस्वी में जो पुर्तगाली अभियान, जो भारत में जो द्वितीय पुर्तगाली अभियान जो पेड्रो एल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में किया गया, वह 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आता है। फिर जब दोबारा वास्को डिगामा जब भारत आता है, तो वह क्या करता है कि अपने साथ कुछ सैनिक और कुछ लोग लेकर आता है। ठीक है। तो 1502 में जब वास्को डिगामा 15 जहाज़ों और 800 पुरुष के साथ दूसरी बार कालीकट पहुंचता है, जिसे कि 1509 में तीसरी पुर्तगाली अरमांडा और जोआदो दा नोवा के तहत कोचीन साम्राज्य और कोझिकोड के नौसेना में जैमरीन के बीच किन्नौर में पहली लड़ाई पुर्तगालियों ने शुरुआत की और जिसे चिन्हित किया गया। ठीक है। तो क्या हुआ कि अब पुर्तगाली धीरे धीरे अरब का विरोध कर रहे थे, अरब इनका विरोध कर रहे थे और पुर्तगाली डर नहीं रहे थे। और जैमरिन जो क्या था कि पुर्तगालियों के चक्कर में फंस गया था और फिर क्या था कि वो अरब के जहाज कब्जा कर करके जैमरिन को गिफ्ट के रूप में उपहार स्वरूप भेंट करते थे, तो जैमरिन बहुत खुश हो जाता था। फिर क्या हुआ कि वास्को डिगामा जब पुनः जब 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा को पुनः भारत आगमन हुआ, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करता है। भारत में जब वो प्रथम पुर्तगाली की फैक्ट्री की स्थापना करता है 1503 ईस्वी में कोचीन में की जाती है, और द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कुन्नूर में करता है। तो पुर्तगालियों से प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का भारत में आगमन होता है और 1505 ईस्वी में से 1509 ईस्वी तक भारत में रहता है। पुर्तगाली सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि वह भारत में ऐसे दुर्गों का निर्माण करे जिनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो। तो क्या जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ना, पुर्तगाल की जो राजा शासक होते हैं, वह पुर्तगालियों के ऐसे व्यापारियों को इस तरीके से समझाता है कि शासन का रूप देता है कि वहाँ पे आप अपना पूरा कब्जा जमा लीजिए, किस तरीके से आपको स्थापित होना है स्थापित हो जाइए, ताकि कभी हिंद महासागर में अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत पड़े तो हम लोग उसका ताकत से सामना कर सकें। तो क्या होता है कि 1508 ईस्वी में अल्मेडो संयुक्त रूप से मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें मिस्र होते हैं, तुर्की होते हैं, गुजराती होते हैं, के साथ चौल के युद्ध बैटल ऑफ चौल 1508 में पराजित हुआ। अगले वर्ष वह क्या करता है, 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने संयुक्त मुस्लिम के बेड़ों को पराजित किया और उसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत कर दी। तो क्या होता है कि अब हिंद महासागर में यहाँ पर जो इसका ये एरिया है, ये अरब की खाड़ी है, यहाँ पे इसने हिंद महासागर का एरिया बहुत मजबूत कर देता है पुर्तगाली। तो जब हिंद महासागर का एरिया बहुत मजबूत कर देता है पुर्तगाली, तो सन 1509 ईस्वी में भारत में अगली पुर्तगाली व्यवसाय के रूप में अल्फेंसो दी अल्बर्क का आगमन होता है। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इसे कोचीन और अपना मुख्यालय बनाता है, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाता है। अल्बर्क ने क्या किया था कि 1510 ईस्वी में गोवा के महत्वपूर्ण बीजापुर में शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपना अधिकार क्षेत्र जमा लेता है। क्या होता है कि राजा देवराय जो होते हैं, वह समझाता है कि ये जो वो खुद तो राजा इधर वो लड़ नहीं सकता था, तो वो बताता है कि गोवा एक बहुत अच्छी जगह पड़ी हुई है, आप यहाँ पर अपने इससे लड़ाई कर लीजिए और बीजापुर के शासक से यूसुफ आदिल शाह होता है उससे लड़ाई कर लीजिए और अगर जीत लीजिए तो आपका गोवा पूरा हो जाएगा। तो क्या होता है कि पुर्तगाली उनसे लड़ाई करते हैं और वो पूरा गोवा जीत लेते हैं। तो सबसे खतरनाक जो शासक जो वायसराय था वो अल्फांसो डी एल्बर्ग था, जो कि आप ये समझ लीजिए जब अब जो 1509 ईस्वी में जब वो गोवा में आता है, उसके बाद समझ लीजिए जब 350 साल ये लोग रहते हैं।
फिर ये लास्ट में ही निकलता जब भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता। तो इतने इतने समय तक पुर्तगालियों ने भारत पर शासन किया था। तो इस तरीके से ये किस तरीके से भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ आपने जानकारी ली। अब मैं आगे वाली वीडियो में आपके पार्ट 2 में आपको किस तरीके से यूरोप कंपनियों ने किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आगमन हुआ और किस तरीके से फिर उन लोगों ने भारत पर शासन किया मैं बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो दे सकें। अब क्या हुआ कि अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है। इसके बाद सबसे पहले जॉन मिल्टन हॉल जो कि ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से 1599 ईस्वी में भारत आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में अंग्रेज व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की थी। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। इंग्लैंड के राजा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की आज्ञा का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और को 1608 में भेजता है। अंग्रेज ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में कुसलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। फिर मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे देते हैं। गोलाकुंड के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया जिसके अनुसार सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलाकुंड राज्य के बंदरगाह सफलतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 में खोला था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ एल ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के बीच में 1661 में विवाह हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में दे दिया था। फिर चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पौंडा के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या करते हैं कि जब पुर्तगाली की जो राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा थी उसने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स के साथ उसकी शादी होती है तो उसको विवाह के उसको जो पुर्तगाली जो उसको दहेज के रूप में बॉम्बे दे देते हैं। तो क्या होता है कि जो पुर्तगाली जब देखते हैं कि अरे वाह ये तो हमको दहेज में, तो अंग्रेज वाले क्या करते हैं वहाँ पे अपना सूरत में जो मुख्यालय हटाकर बम्बई में बना लेते हैं। इस कहानी देखिए। फिर गेराल्ड के एग्रियर ने बम्बई में शहर की स्थापना की और वह सूरत के प्रेसिडेंट में बम्बई के गवर्नर थे। बंगाल के शासन शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशाना कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 ग्राम सुल्तानी कालीकट गोविंदपुर जमींदार 1200 रुपये में भुगतान कर प्राप्त कर ली थी। इसके बाद यह यहाँ पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। चार्ल्स आयर ने फोर्ट विलियम्स का प्रथम प्रेसिडेंट हो गए थे। बाद में यह कलकत्ता नगर कहलाता है जिसकी नींव जॉर्ज चनक ने रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापार की देखभाल गवर्नर काउंसिल करता था। तो इस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में पार्ट 3 की वीडियो आपको मैं प्रदान कर सकूँ। थैंक यू।